हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द प्रेपनेस जीके। दोस्तों, अगर आप एसएससी, रेलवे, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, पेट या किसी भी वनडे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज से हम इंडिया एशियंट हिस्ट्री का एक कंप्लीट रिवीजन सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। एशियंट हिस्ट्री से एग्ज़ाम में हर साल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कुछ टॉपिक ऐसे हैं जहां से हर बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, देखने को मिलते हैं। इसीलिए इस सीरीज़ में हम सिर्फ वही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और एग्ज़ाम ओरिएंटेड टॉपिक्स को कवर करेंगे जो आपके सिलेक्शन के लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होगा। एशियंट हिस्ट्री के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि ये हैं, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक एज, महाजनपदास, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, मौर्य एम्पायर, गुप्त एम्पायर, संगम एजेस और इम्पॉर्टेंट एशियन बुक्स एंड फॉरेन ट्रैवलर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग सिर्फ ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक एजेस को कवर करेंगे। बाकी की ये रेस्ट टॉपिक्स को हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के इस वीडियो में आपको लगभग 60 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता से और वैदिक एज से होगा। ये सारे टॉपिक्स एसएससी, रेलवे, यूपी पुलिस और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको डिटेल में पढ़ने की थोड़ी सी रिक्वायरमेंट है। बाकी के तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज से हम लगभग 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रिवाइज़ करने वाले हैं और साथ ही हर क्वेश्चंस के शॉर्ट एक्सप्लेनेशन भी समझेंगे। अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आने वाली एशियंट हिस्ट्री सीरीज़ की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक जो कि है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। हमारा पहला टॉपिक इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता भी इसको कहा जाता है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हु डिस्कवर्ड द हड़प्पा साइट इन 1921? आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए रखलदास बैनर्जी, ऑप्शन नंबर बी दयाराम सहनी, ऑप्शन नंबर सी जॉन मार्शल, ऑप्शन नंबर डी अलेक्जेंडर कनिंघम। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है दयाराम सहनी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। दोस्तों, हड़प्पा साइट की डिस्कवरी 1921 में दयाराम सहनी ने की थी। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का पहला मेजर साइट था जो डिस्कवर हुआ था। इसी डिस्कवरी के बाद आर्कियोलॉजिस्ट को इस एंशिएंट सिविलाइजेशन के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलनी शुरू हुई थी। इसीलिए आप एग्ज़ाम में याद रखिएगा कि हड़प्पा साइट को डिस्कवर दयाराम सहनी ने 1921 में करा था। क्वेश्चन नंबर 2, विच वॉज द फर्स्ट डिस्कवर्ड साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदारो, ऑप्शन नंबर बी लोथल, ऑप्शन नंबर सी हड़प्पा, ऑप्शन नंबर डी कालीबंगन। तो इसका करेक्ट आंसर है हड़प्पा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। इंडस वैली सिविलाइजेशन को सबसे पहला डिस्कवर्ड साइट हड़प्पा था। इसी वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। जब भी एग्जाम में ये पूछा जाएगा फर्स्ट डिस्कवर्ड साइट के बारे में तो हड़प्पा जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, हड़प्पा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन नंबर ए इंडस, ऑप्शन नंबर बी रावी, ऑप्शन नंबर सी झीलम, ऑप्शन नंबर डी सतलज। तो इसका करेक्ट आंसर है रावी रिवर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। हड़प्पा प्रेजेंट डे में पाकिस्तान के पंजाब रीजन में रावी रिवर के किनारे स्थित है। रिवर के पास होने की वजह से एग्रीकल्चर और ट्रेड को काफ़ी बेनिफिट मिला। क्वेश्चन नंबर 4, मोहनजोदारो इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, रावी, चिनाब, इंडस या सतलज। तो इसका करेक्ट आंसर है इंडस, जिसको सिंधु रिवर भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। मोहनजोदारो का जो मीनिंग होता है, मोहनजोदारो वर्ड का जो मीनिंग होता है वो है माउंड ऑफ द डेड, माउंड ऑफ द डेड। हिंदी में इसको बोलते हैं
मोहनजोदारो का मतलब होता है माउंट ऑफ द डेड। हिंदी में इसको मृतकों का टीला भी बोला जाता है। ये इंडस सिविलाइजेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अर्बन सिटी था। क्वेश्चन नंबर 5, द ग्रेट बाथ वॉज फाउंड एट विच साइट। इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लोथल, धोलावीरा, हरप्पा या मोहनजोदारो। तो इस क्वेश्चन का आंसर है मोहनजोदारो। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे फेमस स्ट्रक्चर में से एक है ये ग्रेट बाथ। हिस्टोरियंस ऐसा मानते थे कि इसका यूज़ रिलीजियस, रिचुअल और पब्लिक बाथिंग के लिए किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 6, विच वॉज द मेजर पोर्ट सिटी ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। कालीबंगन, लोथल, राखीगढ़ी या बनावाली। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है लोथल। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। लोथल गुजरात में स्थित है। आज के टाइम पे ये जो लोथल है वो करंट में गुजरात में लोकेटेड है और ये हरप्पन सिविलाइजेशन का एक मेजर पोर्ट सिटी था। यहाँ से फॉरेन ट्रेड के एविडेंस मिले थे जो ये बताता है कि हरप्पन्स का जो ट्रेड था वो दूसरे देशों तक भी पहुँचा जा चुका था। क्वेश्चन नंबर 7, द वर्ल्ड ओल्डेस्ट नोन डॉकयार्ड वॉज फाउंड एट। इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, धोलावीरा, मोहनजोदारो, लोथल या हरप्पा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, इसका भी करेक्ट आंसर लोथल ही। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ऐसा इसलिए है क्योंकि लोथल से दुनिया का सबसे पुराना नोन डॉकयार्ड मिला था। डॉकयार्ड का जो यूज़ होता है वो शिप को पैक करने के लिए और ट्रेड एक्टिविटीज़ के लिए किया जाता है। यह हरप्पन्स की एडवांस मैरीटाइम टेक्नोलॉजी को शो करता था। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, फायर अल्टर्स हैव बीन फाउंड एट। इसमें फायर अल्टर्स के बारे में पूछा गया है। इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कालीबंगन, लोथल, हरप्पा या छानूदारो। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कालीबंगन। ऑप्शन नंबर ए, फायर अल्टर्स यहीं पे फाइंड हुए थे अग्निकुंड और पूजा पाठ के एविडेंस के तौर पे। क्वेश्चन नंबर 9, एविडेंस ऑफ प्लाउड फील्ड वॉज फाउंड एट। इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लोथल, कालीबंगन, हरप्पा एंड राखीगढ़ी। इस क्वेश्चन का भी करेक्ट आंसर है कालीबंगन। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जुते हुए खेत के एविडेंस मिले थे। प्लाउड फील्ड में जुते हुए खेत के एविडेंस हमें यहाँ से मिले थे। ये दुनिया का सबसे पुराना एग्रीकल्चर एविडेंस में से एक माना जाता है। इससे ये पता चलता है कि हरप्पन एडवांस फार्मिंग टेक्नोलॉजीज़ भी जानते थे। क्वेश्चन नंबर 10, ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से 9 दो बार है। ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चंस जो है वो रिपीटेड टॉपिक्स है, SSC, यूपी पुलिस या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो गया उसमें आते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, what type of script did the Indus people use? ऑप्शन नंबर ए, ब्राह्मी। ऑप्शन नंबर बी, खरोष्ठी। ऑप्शन नंबर सी, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट। ऑप्शन नंबर डी, देवनागरी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। हरप्पन्स लोग पिक्चर बेस्ड सिंबल का यूज़ करते थे, इसलिए इसे पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट कहा जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आज तक इंडूज स्क्रिप्ट को पूरी तरह डिकोड नहीं किया जा सका है। क्वेश्चन नंबर 11, विच मेटल वॉज अननोन टू द हरप्पन्स। इसमें आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए, गोल्ड। ऑप्शन नंबर बी, सिल्वर। ऑप्शन नंबर सी, कॉपर। ऑप्शन नंबर डी, आयरन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आयरन। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आयरन है क्योंकि हरप्पन्स जो लोग थे वो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और ब्रॉन्ज का यूज़ करते थे, लेकिन आयरन से वो परिचित नहीं थे। इसी वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन को ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन को हमने देखा कि हरप्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, और अब हमें ये पता चल रहा है कि इसे ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहते थे। सॉरी, ब्रॉन्ज एज
सिविलाइजेशन भी कहते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन को, और उसे एक और नाम से जानते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12, द ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल वॉज फाउंड एट ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदारो या धोलावीरा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, मोहनजोदारो इज द करेक्ट आंसर। यहाँ के प्रिस्ट किंग नाम से एक फेमस एक स्टैचू है, स्टैचू मिली थी। इस मूर्ति को देखकर हिस्टोरियंस को लगता था कि हड़प्पन सोसाइटी में कुछ इन्फ्लुएंशियल या फिर हाई स्टेटस लोग भी थे। प्रिस्ट किंग और डांसिंग गर्ल दोनों मोहनजोदारो से ही मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 13, द प्रिस्ट किंग स्टैचू वॉज फाउंड एट, देखिए अभी पढ़ाया फिर ये फिर से आ गया इसी क्वेश्चन में। इसका भी जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदारो। देखिए आपको बताया गया कि प्रिस्ट गर्ल और डांसिंग गर्ल दोनों ही मोहनजोदारो से मिले थे, तो ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदारो इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, विच वॉज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन। इसमें आपको ऑप्शन दे दिए गए हैं हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदारो एंड कालीबंगन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, मोहनजोदारो इज द राइट आंसर। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जनरली मोहनजोदारो को इंडस सिविलाइजेशन के लार्जेस्ट सिटी माना जाता है। ये सिटी अपनी प्लान्ड स्ट्रीट ड्रेनेज सिस्टम और पब्लिक बिल्डिंग के लिए फेमस थी, काफ़ी वेल मेंटेन्ड सिटी थी ये। क्वेश्चन नंबर 15, विच इज़ द लार्जेस्ट हड़प्पन साइट इन इंडिया। इसमें आपको ऑप्शन दे दिए गए हैं लोथल, कालीबंगन, धोलावीरा या फिर राखीगढ़ी। तो इसका आंसर जो है वो राखीगढ़ी है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। आज के टाइम पे ये करंटली हरियाणा में लोकेटेड है। और इसे इंडिया का सबसे बड़ा हड़प्पन साइट माना जाता था। और रिसेंट से ये यहाँ से इम्पॉर्टेंट एविडेंस मिले थे जो हड़प्पन सिविलाइजेशन को समझने में मदद करते थे। और ये अब इस टाइम पे हड़प्पन की ये लार्जेस्ट साइट हड़प्पन साइट जो है वो राखीगढ़ी को माना जाता है, जो कि इस टाइम पे करंटली हरियाणा में लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 16, अच्छा इसमें भी 15 टू टाइम टाइप है, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। 16 प्रिंट ही नहीं है। Okay, let me correct please. Question number 16, the mature phase of Indus civilization is generally dated to option number A 3500 to 2500 BCE, option number B 2500 to 1750 BC, option number C 1500 to 1000 BC, option number D 1000 to 600 BC। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है 25 to 1750 BC। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। इसी पीरियड को मैच्योर हड़प्पन फेज़ कहा जाता है। इस समय हड़प्पन सिविलाइजेशन अपने पीक पर थी। सिटीज़ वेल प्लान थी और ट्रेड एडवांस था और कल्चर भी काफ़ी डेवलप्ड हो गया था। तो इसी ईयर को हम लोग मैच्योर हड़प्पन फेज़ कहते हैं। मैच्योर हड़प्पन फेज इसी पीरियड को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, विच एनिमल वॉज जनरली नॉट नोन टू द हड़प्पन्स। कौन सा एनिमल हड़प्पन्स के ध्यान में नहीं था। ऑप्शन दिया गया है इसमें आपको चाटू, बुल्स, बुफेलो, एलिफेंट एंड हॉर्स। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप जानते हैं, ऑप्शन नंबर डी, हॉर्स इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हड़प्पन साइट पर बुल, बुफेलो और एलिफेंट के एविडेंस मिलते हैं, लेकिन हॉर्स के एविडेंस बहुत कम और कंट्रोवर्शियल है, इसीलिए एग्जाम में जनरली आंसर हॉर्स ही माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 70 डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, द मेन क्रॉप ऑफ इंडस पीपल सिविलाइजेशन। द मेन क्रॉप्स ऑफ इंडस पीपल वर। इसमें आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, राइस एंड मिलेट, ऑप्शन नंबर बी वीट एंड बार्ले, ऑप्शन नंबर सी कॉटन एंड जूट, ऑप्शन नंबर डी मेज एंड सॉर्गम। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर नंबर
बी, wheat and barley is the correct answer. हरप्पन इकोनॉमी को मतलब हरप्पन इकोनॉमी को मेन बेस एग्रीकल्चर था। गेहूं और जौ उनके प्रिंसिपल फूड क्रॉप्स थी। इससे हमें पता चलता है कि फार्मिंग उनके जीवन का इम्पॉर्टेंट पार्ट था हरप्पन्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 19, विच सिविलाइजेशन फर्स्ट यूज कॉटन? मेसोपोटामिया, इजिप्टियन, इंडस वैली सिविलाइजेशन या चाइनीज़? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। दुनिया में सबसे पहले कॉटन का जो एविडेंस था वो हरप्पन सिविलाइजेशन में ही मिला है। इसी वजह से कई हिस्टोरियंस ऐसा मानते हैं कि कॉटन कल्टीवेशन की शुरुआत जो है यहीं से हुई थी। ये जो है यहाँ पे कॉटन के जो कॉटन का एविडेंस सबसे पहले यहीं पे मिला था, और तो कॉटन कल्टीवेशन स्टार्ट भी यहीं से हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, द मेन बेसिस ऑफ द हरप्पन इकोनॉमी वॉज, इसमें आपको ऑप्शन दे दिए गए हैं, हंटिंग, पैस्टोरलिज्म, एग्रीकल्चर एंड ट्रेड, और ऑप्शन नंबर डी इंडस्ट्री। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हरप्पन्स की इकोनॉमी का मेन बेस जो एग्रीकल्चर एंड ट्रेड ही था। हरप्पन्स फार्मिंग के साथ साथ डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रेड भी करते थे। उनके ट्रेड रिलेशन मेसोपोटामिया तक थे, इसी वजह से उनकी इकोनॉमी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। एग्रीकल्चर एंड ट्रेड इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, विच हरप्पा साइट इज़ फेमस फॉर वाटर मैनेजमेंट? इसमें आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, हरप्पा, धोलावीरा, लोथल या बनावली। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है धोलावीरा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का धोलावीरा अपनी एडवांस वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए फेमस है। यहाँ रिजर्वियर्स और रेन वाटर हार्वेस्टिंग के एविडेंस मिले थे। ये हरप्पन्स की इंजीनियरिंग स्किल को दर्शाता है, मतलब हरप्पन्स में भी इंजीनियर्स होते थे। धोलावीरा इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, विच सिटी इज़ नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन? इसमें आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, छानूदारो, लोथल, हरप्पा या कालीबंगन। तो इसका करेक्ट आंसर है छानूदारो। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ये सिटी बीड मेकिंग और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के लिए काफ़ी फेमस थी, इसी वजह से इसे मर्चेंट मैनचेस्टर ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। एग्ज़ाम में ये निकनेम बहुत पूछा जाता है, इट्स इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23, विच एनिमल इज़ मोस्ट फ्रिक्वेंटली डिपिक्टेड ऑन द हरप्पन सील्स? इसमें आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए हॉर्स, ऑप्शन नंबर बी यूनिकॉर्न, ऑप्शन नंबर सी यूनिकॉर्न एंड ऑप्शन नंबर डी कैमल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, यूनिकॉर्न इज़ द करेक्ट आंसर। हरप्पन सील्स पर सबसे ज़्यादा एक सिंग वाला एनिमल यानी यूनिकॉर्न दिखाया गया है। ध्यान रहे कि ये एक मिथिकल या इमेजिनरी एनिमल माना जाता है, रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है, इसे इमेजिनरी एनिमल ऐसा कंसीडर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, विच क्रॉप वॉज प्रोड्यूस्ड फर्स्ट बाय द हरप्पन्स? ऑप्शन दे दिए गए हैं, कॉटन, टी, कॉफ़ी और टोबैको। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कॉटन। हरप्पन्स कॉटन उगाने और उसे कपड़े बनाने वाले दुनिया के पहले लोगों में से एक थे, इसलिए कॉटन और हरप्पन सिविलाइजेशन का कनेक्शन एग्जाम में बहुत आता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। अभी हमने एक कॉटन से रिलेटेड क्वेश्चन पीछे कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 25, विच एनिमल इज़ एब्सेंट ऑन हरप्पन सील्स? कौन सा एनिमल एब्सेंट था? ये तो हो चुका है, राइट, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी, हॉर्स इज़ द करेक्ट आंसर। ऐसा कंसीडर किया जाता था क्योंकि हॉर्स के एविडेंस नहीं मिले थे हरप्पन्स में, तो हरप्पन सील्स में, तो इसीलिए हॉर्स ही हम लोग एग्ज़ाम में जो है सही आंसर कंसीडर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, विच साइट इज़ नोन एज द मिनी हरप्पा? मिनी हरप्पा के नाम से किसे जाना जाता है? बनावाली, रोपर, आलमगीरपुर या फिर छानूदारो। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो छानूदारो है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। इस साइट का साइज़ कंपैरेटिवली छोटा था, लेकिन यहाँ हरप्पन कल्चर की लगभग सभी फीचर मिलती थी, इसी वजह से इसको मिनी हरप्पा कहा जाता है, छानूदारो को।
क्वेश्चन नंबर 27, द स्टैंडर्ड बिल्डिंग मटेरियल यूज्ड बाय हरप्पन वॉज, इसमें आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं। स्टोन्स, वुड, बर्न्ड ब्रिक्स या मड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, बर्न्ड ब्रिक्स। हरप्पन साइट की सबसे खास बात थी कि उनका जो वेल प्लान कंस्ट्रक्शन, उन्होंने लार्ज स्केल पर बेक्ड या बर्न्ड ब्रिक का यूज़ किया था, जो उनकी एडवांस अर्बन प्लानिंग को शो करता है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, विच साइट मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन। इसमें आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं। आलमगीरपुर, लोथल, हरप्पा या ढोलावीरा। तो इसका सही आंसर है आलमगीरपुर। ऑप्शन नंबर ई इज़ द करेक्ट आंसर। ये उत्तर प्रदेश में ये जो आलमगीरपुर है वो इस टाइम पे यूपी में लोकेटेड है और हरप्पन सिविलाइजेशन का ईस्टर्न मोस्ट साइट माना जाता है। ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन, याद रखिएगा आलमगीरपुर, और ये इस टाइम पे करेंटली जो है यूपी में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, विच साइट मार्क्स द साउथर्न मोस्ट एक्सटेंट ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सुक्तागेंदर, दैमाबाद, आलमगीरपुर या हरप्पा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ये इस टाइम पे करेक्टली में जो है वो महाराष्ट्र में लोकेटेड है। दैमाबाद जो है इस टाइम पे महाराष्ट्र में लोकेटेड है और ये हरप्पन सिविलाइजेशन का साउथर्न मोस्ट एक्सटेंशन भी माना जाता है, इसीलिए साउथ बाउंड्री का आंसर हमेशा दैमाबाद होगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30, विच डाइटी वॉज प्रोबेबली वर्शिप्ड बाय द हरप्पन्स। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। विष्णु, इंद्र, मदर गॉडेस या रामा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर सी, मदर गॉडेस इज़ द राइट आंसर। हरप्पन साइट से मदर गॉडेस की कई टेराकोटा फिगरनेस मिली है, जिसे हिस्टोरियंस ऐसा मानते थे कि ये फर्टिलिटी और प्रॉस्पेरिटी की वर्शिप का सिंबल थी। फर्टिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी का सिंबल इन्हें माना जाता था, इसलिए हरप्पन्स की मदर गॉडेस को ही प्रोबेबली डायनेटी माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, हमारा जो फर्स्ट पोर्शन था इंडस वैली सिविलाइजेशन का वो हमने कंप्लीट कर दिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे वैदिक एजेस के बारे में। इस पे हम लोग जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि यूपी पुलिस, एसएससी, रेलवे वगैरह में आते हैं उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग कंसीडर करेंगे और उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1, विच वेदा इज कंसीडर्ड द ओल्डेस्ट वेदा। ऑप्शन नंबर ए सामवेद, ऑप्शन नंबर बी यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर सी ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर डी अथर्ववेद। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी ऋग्वेद इज द करेक्ट आंसर। ऋग्वेद चारों वेदों में से सबसे पुराना वेद माना जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और लगभग 10,600 मंत्र हैं। वैदिक एज के बारे में जो सबसे अधिक जानकारी मिलती है वो ऋग्वेद से ही मिलती है। तो ओल्डेस्ट वेद के बारे में अगर कोई आपसे पूछे तो ओल्डेस्ट वेद जो होता है वो ऋग्वेद होता है। इसके अंदर हमें 10 मंडल 1028 सूक्त और लगभग 10,600 मंत्र हैं और इसको ओल्डेस्ट वेद जो है वो कंसीडर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द वर्ड वेदा मीन्स। वेद वर्ड का मतलब क्या होता है, इसमें ये पूछा गया है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, प्रेयर, नॉलेज, रिलीजन या सैक्रिफाइस। तो इसका जो वेद जो है शब्द संस्कृत की विद धातु से बना है। वेद जो शब्द है वो संस्कृत की
विद धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है जानना या नॉलेज। इसका मतलब होता है नॉलेज। इसलिए वेद का सिंपल मीनिंग ये है ज्ञान। ये क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है नॉलेज। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, विच रिवर इज मेंशनड मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन द ऋग्वेद? कौन सा रिवर सबसे फ्रिक्वेंटली मेंशन किया गया है ऋग्वेद में? इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती या गोदावरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, सरस्वती इज़ द राइट आंसर। ऋग्वेद में सबसे अधिक बार सरस्वती रिवर को मेंशन मिला है। इस नदी को नदी तमा यानी सबसे महान नदी भी कहा गया है। ये एग्जाम में क्वेश्चन काफ़ी रिपीट होता है, तो मेंशन मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन ऋग्वेद, तो ऑप्शन जो होगा सरस्वती इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन आंसर नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, विच वेद कंटेन्स हाइम्स मेनली मीन फॉर द सिंगिंग? इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सामवेद इज़ द करेक्ट आंसर। सामवेद को इंडियन म्यूज़िक का फाउंडेशन माना जाता है। इसके मंत्र को गाकर प्रस्तुत किया जाता है और इसकी वजह से बुक ऑफ म्यूज़िक भी कहा गया है। इसे सामवेद को हम लोग बुक ऑफ म्यूज़िक भी कहते हैं। बुक ऑफ म्यूज़िक भी सामवेद को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, विच वेद कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट सैक्रिफाइस एंड रिचुअल्स? इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यजुर्वेद इज़ द राइट आंसर। यजुर्वेद में यज्ञ, सैक्रिफाइस और रिलीजियस रिचुअल्स के बारे में पूरी प्रोसेस बताई गई है। तो आंसर जो है वो सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो सैक्रिफाइस और रिचुअल्स के बारे में ऋग्वेद में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, विच वेद इज़ रिलेटेड टू द मैजिक, चार्म्स एंड मेडिसिन? इसमें आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद इज़ द राइट आंसर। अथर्ववेद में डिजीज़, मेडिसिन्स, ट्रीटमेंट और उसके मैजिकल प्रैक्टिसेस का भी मेंशन मिला है। इसी वजह से इसे बुक ऑफ मेडिसिन्स कहा जाता है, अथर्ववेद को। बुक ऑफ मेडिसिन्स कहते हैं अथर्ववेद को। और हमने पीछे पढ़ा था कि बुक ऑफ म्यूज़िक कहा जाता है। बुक ऑफ मेडिसिन्स इसे कहते हैं और बुक ऑफ म्यूज़िक जो है वो सामवेद को कहते हैं। लेट्स क्वेश्चन नंबर 7, the two famous assemblies of the ऋग्वेदिक पीरियड वर? इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सभा एंड समिति, सभा एंड परिषद, गाना एंड विधाता और पंचायत एंड सभा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सभा एंड समिति। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ऋग्वैदिक पीरियड में सभा और समिति 2 इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन थे। राजा अक्सर इनकी सजेशन और एडवाइस के साथ डिसीजन लेते थे। एग्ज़ाम में सभा और समिति जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर 8, हु वॉज द चीफ गॉड ऑफ ऋग्वैदिक आर्यंस? इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए अग्नि, ऑप्शन नंबर बी वरुणा, ऑप्शन नंबर डी सी इंद्र, ऑप्शन नंबर डी सूर्य। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, इंद्र इज़ द करेक्ट आंसर। इंद्र को रेन गॉड और वॉर गॉड के नाम से भी जाना जाता है। वॉर और रेन गॉड के नाम से भी जाना जाता है। और ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा मंत्र इंद्र को ही डेडिकेट किए गए हैं, इसीलिए चीफ गॉड ऑफ ऋग्वेदिक आर्यंस जो है वो है इंद्र। क्वेश्चन नंबर 9, द बैटल नोन एज द सर्जना वॉर इज़ मेंशन्ड इन द सर्जना को हम लोग बैटल ऑफ 10 किंग्स के नाम से भी जानते हैं।
इस वॉर को बैटल ऑफ 10 किंग्स भी कहा जाता है। बैटल ऑफ 10 किंग्स भी कहा जाता है दरसजना वॉर को। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें बोला गया है कि जो बैटल था दरसजना वॉर का वो किस में मेंशन किया गया। इसमें आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर बी, ऋग्वेद इज़ द करेक्ट आंसर। ये जो बैटल ऑफ 10 किंग्स था ये राजा सुदास और 2 अन्य ट्राइब्स के बीच लड़ी गई थी। इसी युद्ध का वर्णन जो है इस युद्ध के बारे में हमें ऋग्वेद में मिलता है। ये भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10, विच एनिमल वॉज कंसिडर्ड मोस्ट वैल्यूएबल ड्यूरिंग द ऋग्वेदिक पीरियड। सबसे वैल्यूएबल एनिमल ड्यूरिंग द ऋग्वेदिक पीरियड। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, हॉर्स, एलिफेंट, काउ एंड कैमल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, काउ इज़ द करेक्ट आंसर। ऋग्वेदिक सोसाइटी में जो काउ को वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी का सिंबल मानते थे। यहाँ तक कि किसी व्यक्ति के पास कितनी संपत्ति का अंदाज़ा, मतलब उसके पास कितनी संपत्ति है इसका अंदाज़ा भी इससे लगाया जाता था कि उसके पास कितनी गाय हैं। ये उस समय का था। क्वेश्चन नंबर 11, द आर्यंस ओरिजिनली केम टू इंडिया फ्रॉम। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यूरोप, सेंट्रल एशिया, चाइना या अरबिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सेंट्रल एशिया इज़ द राइट आंसर। दोस्तों अधिकतर जो हिस्टोरियंस ऐसा मानते हैं कि सेंट्रल एशिया से भारत आए थे। आर्यंस जो है वो सेंट्रल एशिया से भारत आए थे। इसी थ्योरी को आर्यंस माइग्रेशन थ्योरी भी कहा जाता है। एग्जाम में आर्यंस का ओरिजिनल होम पूछा जाए तो आंसर हमेशा सेंट्रल एशिया ही होगा। क्वेश्चन नंबर 12, विच रिवर वॉज नोन एज द नदीतमा इन द ऋग्वेद। इसमें भी 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं कि गंगा, यमुना, सरस्वती या सिंधु। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, सरस्वती इज़ द राइट आंसर। ये आपको पीछे भी बढ़ाया जा चुका है कि ऋग्वेद में सरस्वती रिवर को नदीतमा कहा गया है, जिसका मतलब होता है सबसे श्रेष्ठ नदी। ये एसएससी और रेलवे एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन, तो इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13, द टर्म गोत्र ओरिजिनली रिफर टू। इसमें आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, विलेज, काउशेड, किंगडम या फैमिली टेक्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर बी, काउशेड इज़ द राइट आंसर। आज हम गोत्र को फैमिली लिंगेज या फिर वंश के रूप में जानते हैं, लेकिन शुरुआत में गोत्र का मतलब होता था काउशेड, बाद में यह वंश की पहचान बना। क्वेश्चन नंबर 14, विच वॉज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सोसाइटी इन वैदिक एज। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जन, ग्राम, कुल या फिर विश। तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, कुल इज़ द राइट आंसर। वैदिक सोसाइटी की सबसे छोटी यूनिट जो है वो कुल यानी फैमिली थी। इसका मतलब होता है फैमिली। कई कुल मिलकर ग्राम बनता था और कई ग्राम मिलकर विश और जन का निर्माण करते थे। कई कुल कई कुल मिलकर ग्राम बनाते थे और कई ग्राम मिलकर के विश और जन बनाते थे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, हु कंपोज्ड द गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र किसमें लिखा उसके बारे में पूछा गया है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वशिष्ठ, विश्वामित्र, यज्ञाकल्य या फिर
भारद्वाज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, विश्वामित्र इज़ द राइट आंसर। गायत्री मंत्र ऋग्वेद, ये जो गायत्री मंत्र है हमें ये ऋग्वेद में देखने को मिलता है। और ऋषि विश्वामित्र इसके जो मतलब रचयिता है उसे ऋषि विश्वामित्र को माना जाता है, और ये हिंदू धर्म का सबसे प्रसिद्ध मंत्रों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, विच वैदिक टेक्स्ट इज कॉल्ड द बुक ऑफ चांट्स। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बुक ऑफ चांट्स के नाम से हम लोग सामवेद को जानते हैं, क्योंकि सामवेद के मंत्रों को गानों के लिए अरेंज किया गया था, इसी वजह से इसे बुक ऑफ चांट्स कहा जाता है। याद रखिए, म्यूज़िक और चांट्स दोनों सामवेद से ही रिलेटेड है। अभी हमने पहले पढ़ा कि सामवेद को हमने बुक ऑफ म्यूज़िक कहा था, और अथर्ववेद को हमने बुक ऑफ मेडिसिन्स कहा था। सामवेद को बुक ऑफ म्यूज़िक, चांट्स और बुक ऑफ म्यूज़िक दोनों कह सकते हैं। चांट्स और म्यूज़िक सेम ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, द वर्ण सिस्टम वॉज फर्स्ट मेंशन्ड इन, इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अथर्ववेद, सामवेद, पुरुष सूक्ता ऑफ ऋग्वेद और उपनिषद। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पुरुष सूक्ता ऑफ ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। पुरुष सूक्ता में पहली बार 4 वर्णों मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का उल्लेख मिलता है। ये वैदिक सोसाइटी के सोशल स्ट्रक्चर को दर्शाता है। इसमें ये सोशल स्ट्रक्चर को शो करता है। सोशल स्ट्रक्चर को शो करता है। क्वेश्चन नंबर 18, विच मेटल बिकम पॉपुलर इन द लेटर वैदिक पीरियड। कौन सा मेटल बहुत पॉपुलर हुआ? कॉपर, गोल्ड, आयरन और सिल्वर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, आयरन इज़ द करेक्ट आंसर। अर्ली वैदिक एज में आयरन का यूज़ नहीं होता था, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में आयरन का प्रयोग शुरू हुआ। इससे एग्रीकल्चर और वेलफेयर दोनों में काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है आयरन का यूज़ करके। क्वेश्चन नंबर 19, विच उपनिषद एक्सप्लेन्स द फिलॉसफी ऑफ तत्त्वमसि। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, केना, छंदयोग उपनिषद, मुंडक या कट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, छंदयोग इज द राइट आंसर। तत्त्वमसि का अर्थ होता है तुम वही हो। यह भारतीय दर्शन का एक प्रसिद्ध महावाक्य है और छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। इसका जो मतलब होता है यू आर दैट, मीन्स तुम वही हो, यू आर दैट, या फिर तुम वही हो। Let's move to the next question. Question number 20. Which Vedic deity was associated with fire? इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वरुण, इंद्र, अग्नि एंड सोम। तो फायर वर्ड आया है, हम लोग जानते हैं अग्नि मीन्स फायर होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अग्नि वैदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण देवताओं में से एक थे। ऐसा माना जाता था कि यज्ञ में दी गई आहुति अग्नि के माध्यम से देवताओं तक पहुंचाई जाती थी। क्वेश्चन नंबर 21. Which institutions lost importance in the later Vedic period? इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मोनार्ची, सभान समिति, किंगशिप या प्रिस्टहुड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सभा एंड समिति। जैसे जैसे राजा की शक्ति बढ़ती गई वैसे वैसे सभा और समिति का जो महत्व है वो घटता गया। उत्तर वैदिक काल में राजतंत्र अधिक शक्तिशाली हो गया था। क्वेश्चन नंबर 22. Which was the most important occupation of Vedic people? इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ट्रेड, एग्रीकल्चर, फिशिंग और हंटिंग। तो इसका भी करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एग्रीकल्चर इज़ द राइट आंसर।
प्रारंभ में स्टार्टिंग में क्या हुआ था कि आर्य पशुपालन प्रबंध जीवन जीते थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में कृषि अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार बन गया था। इसलिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण व्यवसाय कृषि को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 विच वेद इज नोन एज द सोर्स ऑफ इंडियन मेडिसिन। यह वाला क्वेश्चन तो हम लोग पहले कर चुके हैं, आपको बताया था कि बुक ऑफ मेडिसिन किसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी अर्थवेद इज द राइट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 द फेमस फिलोसफर याज्ञवल्क्य इज एसोसिएटेड विथ ऋग्वेद, बृहदारण्यक, उपनिषद, सामवेद या फिर रामायण। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बृहदारण्यक उपनिषद इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। याज्ञवल्क्य वैदिक काल के महान दार्शनिकों में से एक थे। उनका नाम बृहदारण्यक के उपनिषद से जुड़ा हुआ है, जहां उन्हें आत्मा और ब्रह्म के सिद्धांतों की व्याख्या की थी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 विच सैक्रिफाइस वॉज परफॉर्म्ड बाय किंग्स टू डेमोन्स्ट्रेट सुप्रीमेसी। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अग्निहोत्र, राजसूय, उपनयन या फिर विवाह। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी राजसूय इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। राजसूय यजना जो किसी राज्य की सुप्रीम अथॉरिटी और प्रेस्टीज को दिखाने के लिए किया जाता था, ये एक पॉलिटिकल और रिलीजियस सेरेमनी दोनों ही थी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 अश्वमेध यजना इज एसोसिएटेड विथ। ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए एग्रीकल्चर, ऑप्शन नंबर बी ट्रेड, ऑप्शन नंबर सी पॉलिटिकल एक्सपेंशन, ऑप्शन नंबर डी मैरिज। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है पॉलिटिकल एक्सपेंशन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अश्वमेध याचना राजा की जो है वो मिलिट्री पावर और टेरिटोरियल एक्सपेंशन का सिंबल था। जो राजा अश्वमेध करता था उसे राजा अश्वमेध को काफ़ी पावरफुल माना जाता था। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 विच रिवर इज़ नॉट मेंशन्ड इन द ऋग्वेद। ऋग्वेद में किस रिवर के बारे में नहीं बताया गया है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सिंधु, सरस्वती, गंगा और नर्मदा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी। ऋग्वेद में नर्मदा के बारे में नहीं बताया गया है। ऋग्वेद में जैसे सिंधु, सरस्वती और गंगा का मेंशन मिलता है, लेकिन नर्मदा का उल्लेख नहीं मिलता है। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, पूछा जाता है ये। क्वेश्चन नंबर 28 विच लिटरेरी वर्क इज कॉल्ड द नेशनल एपिक ऑफ इंडिया। नेशनल एपिक ऑफ इंडिया, इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अर्थशास्त्र, महाभारत, ऋग्वेद या मनुस्मृति। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी महाभारत इज द राइट आंसर। महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा एपिक माना जाता है। इसमें लगभग 1 लाख श्लोक हैं और इसे इंडिया का नेशनल एपिक भी कहा जाता है। महाभारत को इंडिया का नेशनल एपिक कहा जाता है। नेशनल एपिक कहा जाता है महाभारत को। क्वेश्चन नंबर 29 हु इज़ नोन एज द कंपाइलर ऑफ द वेदास। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वाल्मीकि, पाणिनि, वेदव्यास या कालिदास। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है वेदव्यास। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। वेदव्यास ने चारों वेदों को कंपाइल और सिस्टमैटिकली अरेंज किया था, इसी वजह से उन्हें कंपाइलर ऑफ द वेदास कहा जाता है। कंपाइलर ऑफ द वेदास इज नोन एज वेदव्यास। क्वेश्चन नंबर 30 विच स्टेट ऑफ लाइफ कम्स आफ्टर ब्रह्मचर्य इन द आश्रम सिस्टम। वानप्रस्थ, संन्यास, गृहस्थ या मोक्ष। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी गृहस्थ इज द राइट आंसर। आश्रम सिस्टम के जो है वो 4 स्टेजेस होते हैं, जैसे कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ब्रह्मचर्य के बाद व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है, जहां वह व्यक्ति पारिवारिक जीवन जीता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर।
इसी के साथ हमारा ये जो सीरीज़ है एशियट हिस्ट्री का, इसका पहला पार्ट यहीं पे कंप्लीट होता है, जिसमें हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक एजेस के बारे में पढ़ा। आने वाला जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम लोग महाजनपदास और जैनिज्म और बुद्धिज़्म और हम लोग मौर्य एम्पायर के बारे में उसके 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।